हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं क्लास 7 ज्योग्राफी का। और अगर आप यूपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज का टॉपिक है वायु के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी पृथ्वी जो है चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। ठीक है, और जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। हमने पहले भी देखा था वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल और जैवमंडल के बारे में। तो यहाँ हम वायुमंडल के बारे में देख रहे हैं कि हमारी जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी के चारों ओर क्या है, वायु है, वायु की घनी चादर से घिरी है और उसी को हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा भी करता है। तो इसको भी ध्यान में रखना है कि वायु जो है, वायु तो हम सांस लेते ही लेते हैं, साथ ही साथ सूर्य की जो किरण है उससे जो हानिकारक प्रभाव है उससे रक्षा भी करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वह वायु राशि है जिसे पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है, मतलब बैलेंस रखा है, संतुलित करके रखा है। ठीक है, यहाँ देखिए आपको, क्या आप जानते हैं, एक बॉक्स में दिया हुआ है, इसको हम देखते हैं एक बार। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस गैस प्रभाव पैदा करती है। ठीक है, और इसे ही ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव है। तो यहाँ से हमने कार्बन डाइऑक्साइड का भी महत्व को समझा कि कार्बन डाइऑक्साइड है तभी पृथ्वी पे जो टेम्परेचर है, तापमान है, उसको बैलेंस रखने में, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहे पृथ्वी पर तो यहाँ का तापमान बहुत ठंडी हो जाएगी, जिससे यहाँ रहना पॉसिबल नहीं है, असंभव है। ठीक है, किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तब ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है और इसे भूमंडलीय तापन कहते हैं। तो हर चीज़ का एक लिमिट होता है, अगर लिमिट से एक्स्ट्रा ज़्यादा हो जाए जिससे पृथ्वी का तापमान और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है। ठीक है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। अब हम वायुमंडल के संगठन के बारे में जानेंगे। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण है। ठीक है, वायु गैसों का मिश्रण है और नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है और इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। चित्र 4.1 में दिखाया गया, यहाँ देखिए, नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में 78% है, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, आर्गन 0.93% है और अन्य जो गैस है वो 0.04% है। ठीक, जिसमें वायु के प्रति से ये तो हमने देख लिया। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है, हमने देखा 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी आ जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, पौधों को नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है, तो इसको ध्यान में रखना है। वे सीधे नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सके। तो इसको ध्यान में रखना है। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है।
मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। हमने पहले भी देखा, हरे जो पेड़ पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को विमुक्त करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य का क्या है कि मनुष्य और पशु जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा सकता है। यह वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन जो है वो पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है, और ये सब हमें पता है। ठीक है, यहाँ देखिए, क्या आप जानते हैं, बॉक्स में दिया हुआ है कि जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। तो ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, आगे के कॉन्सेप्ट को भी समझने में मदद करेगा कि जब वायु जो है गर्म होती है तो हल्की होती है और फैलती है और ऊपर भी उठती है। ठीक, ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। इसको आप इस तरीके से समझिए, जो लोग ज़्यादा गुस्सा करते हैं, हम समझते हैं ना कि अच्छा आपका टेम्परेचर ज़्यादा हाई हो गया है, मतलब आप गुस्सा कर रहे हो, तो वो ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं, है ना। और कुछ लोग होते हैं जो बहुत शांत रहते हैं, तो वो उतना चिल्लाते नहीं है, शांत होकर सोचते समझते हैं परिस्थिति को। उसी तरीके से यहाँ है, जब वायु गर्म होती है तो क्या होती है, हल्की हो जाती है और ऊपर उठने लगती है, और जो ठंडे वायु है वो भारी होती है, सघन होती है, और ये नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है इसमें। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है, और इस प्रकार वायु चक्र चलता है। जैसे कि यहाँ वायु है, ये वायु जो है वो गर्म होकर ऊपर उठी है, ठीक है, और यहाँ जो है हल्की वायु है। जब यहाँ का वायु ऊपर उठ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ का जो वायु है ये खाली हो रहे हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ के वायु ऊपर उठ रहे हैं, तो इसके जगह पे ये ठंडी वायु आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। अब हम वायुमंडल की संरचना के बारे में जानेंगे। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है, और ये है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। ठीक है, यहाँ चित्र में भी दिखाया गया है, उसको अभी हम देखेंगे। यहाँ देखिए, क्षोभ मंडल है, सबसे निचले स्तर का वायुमंडल, मतलब सब हमारे पृथ्वी के सबसे नज़दीक है ये वायुमंडल के परत। ठीक है, नेक्स्ट है समताप मंडल, मध्य मंडल, ठीक है, वायुमंडल और बहिर्मंडल। यहाँ देखिए, समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच ये क्या है, क्षोभ सीमा। समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच है समताप सीमा, एंड मध्य मंडल और बाह्य वायुमंडल के बीच है मध्य सीमा, और ऊपर है वायुमंडल बहिर्मंडल। तो इसको ध्यान में रखना है। समताप मंडल में ओजोन परत है, हवाई जहाज यहाँ उड़ते हैं। क्षोभ मंडल में क्या है, क्षोभ मंडल में सभी तरीके के मौसमी परिवर्तन होते हैं। इसके बारे में हम और भी विस्तार से देखते हैं। क्षोभ मंडल जो है, क्षोभ मंडल यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओला वर्षण इसी परत के अंदर होती है। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट हो जाता है, कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं कि मौसम से संबंधित घटनाएं किस मंडल में होती हैं, तो क्षोभ मंडल। नेक्स्ट है समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है, अभी हमने देखा, और यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है, और इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। तो ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होता है। कौन, समताप मंडल।
समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है और यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा भी करती है। तो ये भी ध्यान में रखना कि ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली हानिकारक किरण है, हानिकारक गैस है, उसको ऑब्जर्व करती है और पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देती है, जिससे कि हमारी रक्षा होता है। ठीक, नेक्स्ट है मध्यमंडल, इसके बारे में देखते हैं। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इसी परत में आने पर जल जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो उल्का पिंड है ना, वो मध्यमंडल में आने पर जल जाता है। नेक्स्ट है वाह्य वायुमंडल। वाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। तो यहाँ ये ध्यान में रखना है कि अक्सर हम देखते हैं कि ऊंचाई बढ़ने के साथ जो तापमान है वो कम होता है, लेकिन यहाँ है कि वाह्य वायुमंडल में क्या है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ, बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान भी बढ़ता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। ठीक है, वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। नेक्स्ट है बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है और हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती है। तो इसको ध्यान में रखना है। अब हम जानेंगे मौसम एवं जलवायु के बारे में। ठीक है, क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी? कितनी बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य अनुमान लगाते सुना होगा। अगर आप भी क्रिकेट देखते होंगे तो ऐसा अनुमान लगाते हैं कि अच्छा आज वर्षा होगी, या क्रिकेट नहीं भी देखते हैं तो अक्सर हम ऐसे मौसम देखकर हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि आज शायद बारिश होगी, या आज धूप निकलेगी, या आज दिन साफ होगा, इस तरीके का। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। ठीक है, मौसम जो है वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। यहाँ देखिए कि मौसम क्या होता है। मौसम होता है कि वायुमंडल की जो प्रत्येक घंटा है या दिन प्रतिदिन की जो स्थिति है, उसी को हम मौसम कहते हैं। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम जो है नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। तो यहाँ ध्यान में रखिएगा कि जो लंबे, ये तो मौसम जो है शॉर्ट टर्म के लिए है, मतलब कि प्रत्येक घंटा दिन प्रतिदिन की स्थिति को बताया जाता है मौसम के, उसको हम मौसम कहेंगे। लेकिन जो लंबे समय के, किसी स्थान का लंबे समय का औसत मौसम क्या है, उसको हम जलवायु कहेंगे। तो इस दोनों को ध्यान में रखना है। क्या अब आप समझ गए होंगे कि हम मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? ठीक है, यहाँ देखिए, क्या आप जानते हैं, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के कितना है, 2 अरबवां। ठीक है, इसका कितना हो गया, ये कितना हो गया, लगभग 20 करोड़ भाग का केवल एक भाग, मतलब 2 अरबवां ही प्राप्त करती है। तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक, अब हम तापमान के बारे में जानेंगे। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। ठीक, वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को ही हम तापमान कहते हैं। जैसे कि ताप और शीतलता, गर्म है या ठंडा है, उसी को हम तापमान कहेंगे ना।
वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादा गर्म होती है। जैसे हम देखते हैं कि अक्सर दिन में ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा गर्मी महसूस होता है, रात में थोड़ा कम लगता है। लेकिन ऋतु के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, मौसम के अकॉर्डिंग, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है कि गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी लगते हैं और ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा ठंड। ठीक। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसको हम आतपन कहते हैं। ठीक है। आतपन जो सूर्य ताप है की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, तो इसको ध्यान में रखना है। ये पॉइंट जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर क्या होती है, घटती है। क्या आपका सूर्य ताप। ठीक। देखिए भूमध्य रेखा किसको, फिर से मैं आपको बता देती हूँ, ग्लोब है ना। 0 डिग्री अक्षांश को हम क्या कहेंगे, 0 डिग्री अक्षांश जो है वो पृथ्वी को, ग्लोब को 2 इक्वल भाग में डिवाइड करता है। ठीक है, 0 डिग्री। इसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध एंड दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध हमने देखा भी, और यहाँ 90 डिग्री पे है, क्या है, ध्रुव है। तो ये भूमध्य रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश ये भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा कह सकते हैं। तो इसके उत्तर में मतलब ध्रुव की ओर या दक्षिण में ध्रुव की ओर, दोनों तरफ अगर हम जाते हैं तो क्या होता है कि सूर्यताप जो है घटता है, आतपन घटेगा। ठीक। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें जो है ना, सूर्य की किरणें, सूर्य क्या स्थिर है, पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो सूर्य की किरणें जो है यहाँ सीधी होती है और ध्रुवों के पास क्या होती है, तिरछी होती है, जिसकी वजह से यहाँ का तापमान जो है कम होता है। और जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से पृथ्वी ध्रुव की ओर जाते हैं तो तापमान क्या होता है, कम होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट को भी आगे हम और भी पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, वहाँ समझने में भी बहुत हेल्प करेगा। ठीक। यहाँ देखिए मौसम की जानकारी के लिए यंत्र आपको दिखाया गया है। तापमापी से हम क्या करते हैं, तापमान को मापते हैं, और वायुदाब मापी से वायुदाब मापते हैं, वर्षा मापी से वर्षा की मात्रा मापते हैं, अनुवात दिग्दर्शी से पवन की दिशा दर्शाया जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ है कि आतपन जो है सूर्यताप की मात्रा, सूर्यताप जिसको हम कहते हैं कि मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है और इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। क्या अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं, है ना, वहाँ, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर कम है जिसकी वजह से वहाँ बर्फ से ढका हुआ है ध्रुव। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गाँव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। ठीक है। दिन के समय में एसाफेल्ट से बनी सड़कें व धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं और रात के समय यह ऊष्मा मुक्त करते हैं। तो अभी हमें और अच्छे से क्लियर हो गया कि नगर का तापमान ज़्यादा अधिक क्यों होता है। ठीक। वहाँ जो सड़क है वो किससे बनी होती है, एसाफेल्ट से, और धातु और कंक्रीट से भवन, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बने होते हैं, जिससे क्या होता है वो सारे रात के समय यह ऊष्मा मुक्त करते हैं। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान भी बढ़ जाता है। तो इसको ध्यान में रखना है। यहाँ देखिए बॉक्स में दिया हुआ है कि आप जानते हैं तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है और इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जल क्या हो जाता है, जम जाता है। ठीक है, जिसको हम बर्फ कहेंगे, एंड 100 डिग्री सेल्सियस पर जल जो है उबलता है। अब हम जानेंगे वायुदाब के बारे में। तापमान के बारे में हमने देख लिया, अब वायुदाब के बारे में जानेंगे। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु जो है हमारे शरीर का उच्च दाब के साथ बल लगाती है। ठीक है, शरीर पर जो वायु जो है हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ
बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते, हमें कभी ऐसा अनुभव होता भी नहीं है। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल के ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। तो इसको ये भी ध्यान में रखिएगा कि जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर चढ़ते हैं, बढ़ते हैं ऊंचाई की ओर, हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो वायु दाब कम होती है। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, तो हमने देखा था इसके पहले कि जो तापमान है ना, जो वायु है, वायु जो है गर्म होकर क्या होती है, गर्म होकर हल्की हो जाती है, गर्म होने के बाद हल्के हो जाते हैं, इसके बाद ये फैलती है और ऊपर उठती है। तो यही आपको बताया जा रहा है कि जिस भी क्षेत्र का टेम्परेचर ज़्यादा है ना, टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ का वायु जो है गर्म होकर ऊपर उठेगी। जब यहाँ का वायु गर्म होकर ऊपर उठेगी तो ये जगह क्या होगा, ये जगह खाली होगा, जिसकी वजह से यहाँ क्या होगा, लो क्या होता है, वायु दाब जो है वो कम, प्रेशर जो है लो प्रेशर होगा। ठीक है, वायु दाब निम्न होगा, जिसकी वजह से यहाँ बादल युक्त आकाश होते हैं, नम मौसम होते हैं। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ज्योग्राफी को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है और भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है और उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि वायु जो है हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान में रखिए कि वायु जैसे यहाँ हल्की गर्म वायु है, यहाँ का वायु और यहाँ क्या है, यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है और यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है और यहाँ टेम्परेचर जो है वो कम है। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से, तापमान ज़्यादा होने की वजह से यहाँ का वायु जो है वो गर्म होगी और गर्म होने के बाद ये ऊपर की ओर उठेगा। ठीक है, उठेगी और उसके बाद क्या है, ऊपर की ओर जाने के बाद ये जगह तो खाली हो गया। और वहीं अगर हम देखें तब यहाँ लो प्रेशर बनाएगा, निम्न वायु दाब क्षेत्र बनाएगा। यहाँ का टेम्परेचर कम है, जिसकी वजह से यहाँ की वायु यही रहेगी। ठीक है, ऊपर उठेगा नहीं और यहाँ क्या होगा, हाई प्रेशर वायु दाब ज़्यादा होगा और वायु जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, उच्च दाब से निम्न दाब, यहाँ खाली है ना भाई, तो यहाँ भरा हुआ है तो ये खाली वाले जगह को भी कैप्चर करने की कोशिश करेगा, है ना। अब जिसके पास जो भरा हुआ है और एक जगह खाली है तो हर कोई चाहता है कि हम उस खाली जगह पे चले जाए, तो इसी तरीके से यहाँ इसको भी कैप्चर करने की कोशिश करेगा, अपने अंडर लेने की कोशिश करेगा। तो इसको इस तरीके से आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ बॉक्स में दिया हुआ है कि आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, अतएव वहाँ वायु दाब भी नहीं है। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त शिराएं फट सकती है, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्तस्रावित हो सकते हैं। तो ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है कि चांद पर वायु नहीं है, मतलब वायु नहीं है तो वहाँ वायु दाब भी नहीं है। तो इसलिए अंतरिक्ष यात्री जब भी अंतरिक्ष यात्री जाते हैं अंतरिक्ष में तो वो अलग तरीके का एक सुरक्षित हवा से भरी हुई पोशाक पहनकर जाते हैं। अब हम पवन के बारे में जानेंगे। ठीक, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। अभी हमने देखा कि वायु जो है हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर यहाँ गमन करती है, हमने इस पॉइंट में देखा। तो यही उच्च दाब से क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। आप पवन को
करते देख सकते हैं जब यह सड़क पर पड़ी गिरी पत्तियों को उड़ाती अथवा तूफान के समय पैरों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। ऐसा अनुभव किया है ना कि तेज पवन में अगर हम छाता लेकर चलते तो बहुत मुश्किल होता है, या अगर कमज़ोर छाता है तो ऊपर की ओर उड़ने लगता है। ठीक है, 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों से विभाजित किया जाता है, उसको हम आगे देखेंगे। उसके पहले हम यहाँ देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को हम पश्चिमी पवन, पछुआ पवन कहेंगे। पूरब से आने वाले पवन को हम पूर्वी पवन कहेंगे। यहाँ देखिए पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से पवन होती है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले है स्थानीय पवने, सेकेंड है मौसमी पवने एंड थर्ड है स्थानीय पवने। फर्स्ट है स्थायी पवने, ठीक है, स्थायी, मौसमी और स्थानीय पवने। तो हम स्थायी पवन के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवने स्थायी पवने हैं। यह वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। तो इसको भी ध्यान में रखना है कि जो पश्चिमी और पूर्वी पवन को हम क्या कहेंगे, स्थायी पवन कहेंगे, और यह वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। नेक्स्ट है मौसमी पवने। ये पवने विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती है। उदाहरण के लिए भारत की मानसूनी पवने। नेक्स्ट है स्थानीय पवने। यह पवने किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए स्थल से समुद्री स्थल और समुद्री समीर। ठीक है, क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है? इसे हम लू कहते हैं। जब उत्तरी भारत में हम देखते हैं गर्मी के मौसम में हवा चलती है, बहुत ही गर्म और ड्राई होता है, शुष्क होता है, और उसको हम लू कहते हैं। अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं, मतलब कि उत्तरी भारत से है, तो आप अनुभव किए होंगे इसको। ठीक, यहाँ देखिए प्रमुख वायुदाब पेटियाँ दिखाया गया है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको समझते हैं। 0 डिग्री अक्षांश को हम भूमध्य रेखा कहेंगे। ठीक है, और ये क्या है, भूमध्य रेखीय निम्न दाब डोल्ड्रम इसको हम कहेंगे। निम्न दाब हम यहाँ क्यों है भाई, क्योंकि ये 0 डिग्री अक्षांश है। 0 डिग्री पे सूर्य की किरणें जो है वो क्या होती है, डायरेक्ट होती है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, तापमान ज़्यादा होता है। तो अभी हमने देखा कि जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ का प्रेशर कम होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ का वायु जो है हल्की हो जाती है। हल्की होने के बाद यह वायु जो है फैलती है और ऊपर उठने लगती है, जिसकी वजह से यहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है। तो यहाँ से आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि टेम्परेचर ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ निम्न दाब क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ देखिए 30 डिग्री उत्तर से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश देखते हैं। तो यहाँ उपोष्ण उच्च दाब, या इसको हम हॉर्स उपोष्ण उच्च दाब अक्षांश कहते हैं। उच्च दाब क्यों है? क्योंकि यहाँ की अपेक्षा इक्वेटर भूमध्य रेखा की अपेक्षा यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। टेम्परेचर कम होगा जिसकी वजह से यहाँ का प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम यहाँ उच्च दाब कहा जा रहा है। उसी तरीके से साउथ में भी देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में भी देखिए 30 डिग्री दक्षिण और 35 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में उपोष्ण उच्च दाब। यहाँ क्यों? क्योंकि यहाँ भूमध्य रेखा की तुलना में यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि भूमध्य रेखा का टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है। ठीक, और यहाँ इसलिए यहाँ का प्रेशर कम है, और यहाँ का इसकी तुलना में यहाँ का टेम्परेचर कम होगा, इसलिए यहाँ का प्रेशर ज़्यादा होगा, और प्रेशर ज़्यादा तो इसलिए हम उच्च दाब की यहाँ लिख रहे हैं। और इसको हम हॉर्स अक्षांश भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि हॉर्स अक्षांश किसको कहते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अधोध्रुवीय निम्न दाब। यहाँ 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश को देखिए और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को देखिए। इसको हम अधोध्रुवीय निम्न दाब कहते हैं। क्यों निम्न दाब क्यों कहेंगे? अगर हम यहाँ पोलर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की बात करें, तो यहाँ का टेम्परेचर क्या है, सबसे कम है। यहाँ बर्फ से ढका हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ का प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। तो इसलिए इसको हम उच्च दाब कहेंगे। लेकिन अगर हम इसको इसकी तुलना में देखते हैं
यहाँ का टेम्परेचर, ठीक है, ध्रुव की तुलना में यहाँ का टेम्परेचर देखेंगे तो इसकी तुलना में यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा ना, जिसकी वजह से यहाँ का प्रेशर कम है। तो इसको इस तरीके से आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसके डायरेक्शन के बारे में हम जानेंगे। उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं, ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं, सनातन पछुआ पवन एंड उत्तर ध्रुवीय पूर्वी पवन। यहाँ सनातन पछुआ पवन एंड ध्रुवीय पूर्वी पवन, ये तो हमने देख लिया, ठीक है। अब हम ये यहाँ ये समझेंगे कि क्या है कि यहाँ उच्च दाब है। आप देखिए दक्षिण 30 डिग्री दक्षिण और 35 डिग्री ये उपोष्ण उच्च दाब लिखा हुआ है, और यहाँ भूमध्य रेखीय निम्न दाब है ना। भूमध्य रेखीय यहाँ देखिए 0 डिग्री अक्षांश है, यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, प्रेशर कम है, तो यहाँ का निम्न दाब है। और यहाँ का इसकी तुलना में प्रेशर क्या हो, टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, जिसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा है, तो यहाँ उच्च दाब लिखा हुआ है। और वायु क्या है, वायु हमने अभी कुछ देर पहले देखा कि वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। हमेशा हमने देखा ना कि वायु जो है उच्च दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलेगी। तो यहाँ का वायु दाब उच्च है और यहाँ का वायु दाब निम्न है, तो वायु के चलने का डायरेक्शन क्या होगा कि उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर, ठीक है। यहाँ का भी देखिए, यहाँ भी उच्च वायुदाब यहाँ है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, यहाँ भी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, ठीक है। यहाँ उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर और यहाँ भी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वायु जो है हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी। अब तो ये हमने देख लिया कि वायु भाई उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चल रही है। अब इसका डायरेक्शन कैसे डिफाइन होता है, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि सीधी सीधी वायु नहीं चल रही है, तो यहाँ एक होता है कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस बल कहते हैं। कोरियोलिस बल जो है ना, कोरियोलिस फोर्स, ठीक है, कोरियोलिस बल क्या होता है भाई। कोरियोलिस बल ये पृथ्वी की गति, पृथ्वी जो घूमती है अपने अक्ष पे, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है ना, पृथ्वी के अपने अक्ष पे घूमने की वजह से एक बल उत्पन्न होता है, उसी को हम कहते हैं कोरियोलिस फोर्स कहते हैं, ठीक है। जैसे आप लट्टू घुमाते होंगे या कुछ भी घुमाते होंगे, उस पर आप निशाना साधेंगे तो कहीं डाइवर्ट होकर वो लगेगा, क्योंकि वो लगातार घूम रही है ना, और हम एक पॉइंट पे पॉइंट ऑफ करेंगे तो सेम उस तरीके से घूमते घूमते उसका डिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब दूसरे पॉइंट में जाएगा। तो यहाँ आप देखिए कि वायु जो है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चल रही है, तो ये जो है ना वायु उत्तरी अक्षांश में अपनी दाहिनी ओर डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। उत्तरी अक्षांश में दाहिनी ओर एंड दक्षिणी अक्षांश में अपनी बाईं ओर डिफ्लेक्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि कोरियोलिस फोर्स की वजह से। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कोरियोलिस बल की वजह से ना वायु जो है, और कोरियोलिस बल क्या होता है, हमने देखा कि पृथ्वी के घूर्णन की वजह से जो बल उत्पन्न होता है उसी को हम कोरियोलिस बल कहते हैं। और उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में, तो 0 डिग्री के उत्तर उत्तरी गोलार्ध एंड 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर उत्तरी गोलार्ध एंड 0 डिग्री अक्षांश के दक्षिण दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है कि वायु अगर इस तरीके से चल रही है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, तो एक बल आ गया कोरियोलिस बल, जिसकी वजह से ये वायु अपनी दाहिनी ओर डिफ्लेक्ट हो गई, दाहिनी ओर इस तरीके से मुड़ गई। और उसी तरीके से बाईं ओर पृथ्वी जो है या दक्षिणी गोलार्ध में है, जो वायु जो है अपनी बाईं ओर डिफ्लेक्ट होती है। तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसी तरीके से यहाँ भी देखिए कि ये दक्षिणी गोलार्ध है ना भाई, इसीलिए यहाँ अपनी बाईं ओर हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ चल रही है ना वायु, तो इसकी बाईं ओर, ठीक है, यहाँ भी इसकी बाईं ओर, और उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कॉन्सेप्ट। अब हम जानेंगे आर्द्रता के बारे में। क्या है ये आर्द्रता, इसके बारे में जानेंगे।
ठीक है। इसके पहले एक बॉक्स में दिया हुआ है, चक्रवात के बारे में दिया हुआ है, हम इसको देख लेते हैं कि प्राकृतिक आवेश है ये चक्रवात, और ये भी न्यूज में आते रहता है, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। 17 से 18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया और 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा तथा ज्वारीय प्रोत्कर्ष से हानियां हुई। 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक के वेग वाली पवन 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलती रही। तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया और कच्चे घरों को नष्ट कर दिया। अनेक औद्योगिक भवनों तथा अन्य घरों की छतें भी उड़ गई। विद्युत आपूर्ति एवं टेलीफोन लाइनें पूरी तरह से कट गई। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही और इस वर्षा के कारण उड़ीसा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई। चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारीय तरंगे स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गई और फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही हुई। अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारीय तरंगे आ गई, जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। तो चक्रवात भी बहुत ही भयंकर है। देखिए यहाँ किस तरीके से चक्रवात द्वारा विनाश होता है। 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ और यह धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ा। गहन होकर इसने महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया और 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे उड़ीसा के इरेसामा एवं बालीकुडा के बीच के क्षेत्रों को प्रभावित किया। इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित उड़ीसा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया। इससे लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मृत्यु हो गई। धान, सब्जियों एवं फलों की खड़ी फसलों का भारी नुकसान हुआ। ज्वारीय पोतकर्ष से उत्पन्न हुई लवणता के कारण कृषि योग्य विशाल भू क्षेत्र अनुपजाऊ हो गए। शाल, सागवान एवं बांस के बागान वाले विशाल भू क्षेत्र नष्ट हो गए। पारादीप एवं कोणार्क के बीच स्थित मैंग्रोव के जंगल लुप्त हो गए। तो यहाँ देखिए कि चक्रवात का कितना बड़ा नुकसान होता है। ठीक है, चक्रवात के बारे में और भी हम विस्तार से जानेंगे। हमने यहाँ देख लिया पहले कि किस तरीके से चक्रवात से नुकसान होता है और अक्सर न्यूज़ में आते रहता है और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। अब हम जानेंगे आर्द्रता के बारे में। हमने टेम्परेचर के बारे में देख लिया, वायुदाब के बारे में जान लिया, अब आर्द्रता के बारे में जानेंगे। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, ह्यूमिडिटी। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती है इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है एवं हमारे शरीर में पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। यहाँ देखिए कि जैसे टेम्परेचर यहाँ का ज़्यादा है, हमने देखा टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से ये अपने साथ वायु ऊपर ले जाते हैं। तो अगर यहाँ क्या होगा, जल है, जल वाटर बॉडी है, समुद्र है, नदी है, जहाँ पानी है वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो क्या होता है कि ये वाष्पित होता है। ठीक है, पानी भी वाष्पित होकर ऊपर जाएगा और ऊपर जाने की वजह से वायु में क्या होगा, नम धारण करेगा। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है और जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर न सके तब ये वर्षण के रूप में आ जाती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ छोड़ते हैं और इनके इंजनों से निकली नमी जो है वो संघनित हो जाती है। वायु की गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षा कहलाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ज़्यादातर भौम जल मतलब कि ग्राउंड वाटर, जमीन के अंदर का जल, वर्षा से जल से ही प्राप्त होता है।
पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वियों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। तो यहाँ हमने देखा कि जब पानी ऊपर मतलब वाष्पित होता है, टेम्परेचर ज़्यादा है, पानी वाष्पित हुआ तो जलवाष्प ऊपर उठा और ऊपर जाने के बाद ये ठंडा होना शुरू होता है। ठंडा होने के बाद संघनित होता है। संघनित जलवाष्प जो है संघनित होकर ठंडा होकर क्या बनाते हैं? जल की बूंद बनाते हैं। और बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। ठीक है। और जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वो वायु में तैर नहीं सकती है और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल भी है तो अपनी ओर खींच लेती है पृथ्वी। तो इस तरीके से वर्षा हमने देखा कि वर्षा किस तरीके से होती है। यहाँ देखिए कि वर्षा 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से? संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। यहाँ देखिए चक्रवाती वर्षा आपको दिखाया गया है इस तरीके से। ठीक है। गर्म वायु है, ये ठंडा हुआ, संघनित हुआ, ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद ये क्या बनाता है? जल की बूंद बनाते हैं, बादल बनाते हैं इस तरीके से और फिर ये पृथ्वी पर गिरने लगते हैं। यह है पर्वतीय वर्षा और ये संवहनी वर्षा आपको दिखाया गया है चित्र में। ठीक। पौधों एवं जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है और इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। हमने वर्षा के बारे में देखा। ठीक है। और आई होप कि आज की जो टॉपिक है वो आपको समझ में आया होगा और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ज्योग्राफी को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और ये वर्षा के बारे में हम और भी विस्तार से जानेंगे। पर्वतीय वर्षा, संवहनी वर्षा आगे की क्लास में हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ठीक है। यहाँ देखिए बॉक्स में दिया हुआ है। क्या आप जानते हैं वर्षण के दूसरे रूप हिम, सहिम, वृष्टि तथा ओला है। कभी कभी बारिश होती है तो बारिश के साथ आपने देखा होगा कि एक आइस का टुकड़ा जैसा भी मतलब कि पृथ्वी पे वर्षा के बूंद के साथ ही गिरता है। तो इस तरीके से अलग अलग उसके रूप में वो हो सकते हैं। तो ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब है क्वेश्चन। आप आई होप कि इसका आंसर लिख रहे होंगे। लिखिए। अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस के लिए आपको आंसर राइटिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। और आपको डर लगता है कि हम आंसर राइटिंग कैसे करें, कहाँ से शुरू करें, तो आप यहाँ से आंसर लिख सकते हैं। और इवैल्यूएशन के लिए अगर आप लिखना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, हम लिखिए कि आप इंटरेस्टेड है लिखने के लिए, हम आपका इवैल्यूएट भी करेंगे। ठीक है। और यहाँ से आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। यहाँ से आप इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन का आंसर करने से क्या होगा ना कि जो हमने पढ़ा है अभी उसका रिवीजन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। तो इसके बारे में हमने पढ़ा तो, लेकिन एक बार फिर से हम रिकॉल करेंगे तो हमारा क्या होगा? रिवीजन होगा, जिससे हमें ज़्यादा दिन तक हम याद भी रख सकते हैं और हमें ये पैटर्न भी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के इस टॉपिक से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ओजोन। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन का आंसर आप कीजिए। और कहीं भी कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है या कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।